एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोशल साइंस स्टोरीज। आई एम तन्वी सचान और मैं आपके लिए लेकर आई थी चैप्टर जिसमें हमने पढ़ा था नाजिज्म। आज उसी चैप्टर का हम पार्ट 2 पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था इफेक्ट्स ऑफ द वॉर एंड रेडिकल एंड पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ऑफ द नाजिज्म एंड ऑल्सो अबाउट द बर्थ ऑफ वेमार। तो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं टॉपिक्स द ईयर्स ऑफ डिप्रेशन, हिटलर राइज टू पावर, द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी। और जैसे ही हम हिटलर राइज टू पावर पढ़ेंगे, मैं आपको हिटलर की थोड़ी सी बायोग्राफी बताने की कोशिश करूंगी और आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएंगे कि आप जो भी कुछ हिटलर के बारे में जानते हैं। तो बिना किसी देरी के साथ स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक है द इयर्स ऑफ डिप्रेशन। अब इयर्स ऑफ डिप्रेशन एग्जैक्टली था क्या, इसको डिप्रेशन टर्म क्यों दी गई? आपको डिप्रेशन से पता है डिप्रेशन का टर्म, डिप्रेशन टर्म है क्या एग्जैक्टली? तो 1924 से लेकर 28 में जर्मनी में कुछ स्टेबिलिटी आ जाती है। ये स्टेबिलिटी ऐसी स्टेबिलिटी है जब जर्मनी थोड़ा सा फाइनेंशियली स्टेबल हो गया था। अब आप कहेंगे कि वो फाइनेंशियली स्टेबल हुआ कैसे था? क्योंकि जो पैलेस ऑफ वर्साइल की जो ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ वर्साइल जिसे बोला गया है, जो जर्मनी और अलाइड पावर के बीच में हुई थी 1919 में, जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड हुआ था, उसके बाद तो जर्मनी को बहुत सारा बोझ तले मारने की कोशिश करी गई थी कि आपको रेपरकशंस देने पड़ेंगे, हमें आपको जो वॉर गिल्ट आपको बनाया गया है उसके जितना भी नुकसान हुआ है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, आपको हमें वो पे करना है। अगर आपने फर्स्ट वीडियो देखी होगी, आपको उसमें याद होगा कि जर्मनी से बहुत इंपॉर्टेंट टेरिटरी रूर जो था वो ले लिया गया था। तो उसके पास वो फाइनेंशियली स्टेबिलिटी आई कैसे? तो यहाँ पे हम देखेंगे 1924 में एक डाउस प्लान इंट्रोड्यूस होता है जो कि यूएस इंट्रोड्यूस करता है। जैसे ही डाउस प्लान इंट्रोड्यूस होता है, इस प्लान में जर्मनी को थोड़ा सा फाइनेंशियल स्टेबल कर दिया जाता है और जैसे ही जर्मनी फाइनेंशियली स्टेबल होता है तो जो रेपरकशंस उसको पे करने थे, जो वॉर के उसे पैसे देने थे अलाइड पावर्स को, वो भी कम कर दिए जाते हैं। तो जर्मनी के ऊपर से जो थोड़ा बोझ था वो कम होता है। जर्मनी वॉज डिपेंडेंट ऑन शॉर्ट टर्म लोन्स। आपको जैसे मैंने पहले भी वीडियोस में बताया था कि जर्मनी की हालत बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी। स्टेबल होने से पहले और स्टेबल होने तक वो बहुत सारे शॉर्ट टर्म लोन्स लेता रहता था यूएस से। बट ये जितना भी अच्छा टाइम जर्मनी के साथ निकल रहा था, वो फाइनेंशियल स्टेबल हो गया, लोग धीरे धीरे बैक टू लाइफ आने वाले हैं, वो सब एक झटके में खत्म हो जाता है। कब और कैसे? द सपोर्ट वॉज विदड्रॉन with the crash in 1929 of Wall Street Exchange। जब यूएस में 1929 को वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज आ जाती है तो जर्मनी के ऊपर बहुत ज्यादा पहाड़ टूट पड़ता है। जैसे ही 1929 में वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश होता है, जर्मनी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। तो जर्मनी की जो इकोनॉमी है वो बहुत ज्यादा हिट करती है। अब क्या होता है, जो मिडिल क्लास लोग थे वो और जो मिडिल क्लास और जो वर्किंग पॉपुलेशन थी वो इस डर में आ जाती है कि उनके मन में एक डर सहम जाता है, जो कि इसके लिए हम टर्म यूज करेंगे प्रोलिटारियनाइजेशन। प्रोलिटारियनाइजेशन इस टर्म को कॉइन करा था कार्ल मार्क्स ने। उन्होंने बताया था कि ये एक ऐसी टर्म है जो कि 3 तरह के एम्प्लॉयमेंट बताती है या 3 तरीके के लोग बताती है जो काम करते हैं या नहीं करते। पहले जो एम्प्लॉयड है, दूसरे जो सेल्फ एम्प्लॉयड है और थर्ड जो अनएम्प्लॉयड है। और अगर आप एम्प्लॉयड हो तो आप डेली वेजर होते हो, मतलब आप डेली अर्नर होते हो। आपकी जो नौकरी है वो फिक्स नहीं है, आज आपके पास नौकरी है, कल आपको नौकरी से निकाला भी जा सकता है। सेल्फ एम्प्लॉयड आप कुछ भी कर सकते हो कि आपने अपनी बेकरी खोल ली। तो जर्मनी में ये टर्म इसलिए यूज करी गई है कि जैसे ही वहां पे वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज हुई थी यूएस में, जर्मनी उस टाइम पे प्रोलेटारियनाइजेशन से कितना हिट हुई थी कि जो वर्किंग क्लास और मिडिल क्लास थी वो लोग अगर बहुत अच्छी जॉब करते थे वो एकदम अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, या फिर वो दूसरी जॉब छोड़ के, क्योंकि उनको मे बी निकाल दिया गया हो, वो सेल्फ एम्प्लॉयड बन जाएंगे। या अगर वो अभी भी एम्प्लॉयड है तो उनकी जो जॉब का क्राइटेरिया है वो सेम नहीं रहेगा, वो डेली अर्नर्स बन जाएंगे। तो आप समझे कि किस तरीके से जर्मनी की हालत खराब हो गई थी। थोड़े टाइम के लिए स्टेबिलिटी आई, अब वापस से इंस्टेबिलिटी आ गई। और एक और इंपॉर्टेंट चीज है, जो वेमार रिपब्लिक था उसके कुछ बैकड्रॉप्स थे जो कि यहाँ पे अभी तक फॉलो होते थे। जैसे कि उसमें जो किंग के पास राइट्स थे वो ये कि वो अभी भी इमरजेंसी इंपोज कर सकता था कि अगर
कोई भी सर्कमस्टांसेस हाथ से निकल रहे हैं, तो इस टाइम पे लोग एकदम सड़क पे ना आ जाएं, बगावत ना करने लगे। तो ऐसे आर्टिकल्स बहुत ज्यादा बताए जाते थे कि अगर आपने कुछ गलत करने की कोशिश करी या आपने रिवॉल्ट करने की कोशिश करी तो आर्टिकल लग सकता है, जिसमें इमरजेंसी लग सकती है और आपके सारे सिविल राइट्स वापस ले लिए जाएंगे और रूल बाय डिक्री होगा। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, हिटलर राइज टू पावर। तो हिटलर का राइज कैसे होता है और वो इतना बड़ा तानाशाह बन कैसे जाता है कि आपने आज भी लोग जो बहुत आपके घर में भी ऐसा होता होगा या आसपास में आपने सुना होगा कि कोई बहुत ज्यादा गुस्सा करने वाला या कोई बहुत ज्यादा लड़ने वाला इंसान, उसको लोग यूजुअली रिफर करते हैं, यार हिटलर है क्या, हिटलर क्यों बन रहा है। तो ऐसी इमेज उसने क्या बना ली थी जो लोग उससे इतना ज्यादा डरने लग गए थे। तो जानते हैं उसने ऐसा क्या करा था जो कि वो पूरे वर्ल्ड में आज तक फेमस है। तो हिटलर पैदा होता है 1889 में, जो कि ब्रुनाउ एक जगह है, एक गांव का नाम है जो कि ऑस्ट्रिया और जर्मन के बीच में आता है। आपको पता होगा पहले टेरिटरीज होती थी और राजा लीड करते थे, कोई किंग सिस्टम आई मीन कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इतनी नहीं थी। उसको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कुछ मेडल्स हासिल होते हैं। वैसा कहा जाता है, अगर आप उसके कैंप पढ़े तो उसमें ये बताया गया है कि हिटलर जब पैदा हुआ था बचपन से वो चाहता था एक आर्टिस्ट बनना और वो बहुत अच्छा पेंटर भी था और पेंटिंग की लाइन में अपना करियर बनाने के लिए वो ऑस्ट्रिया से वेनिया भी जाता है। बट उसने बहुत सारी पेंटिंग्स करी, बट उसको जो चाहिए था, जो उसको एक हाइट पे पीक पे करियर था, वो वहां नहीं पहुंच पाता। तो बहुत सारे फेलियर्स मिलने के बाद वो सोचता है कि ठीक है अब मैं ये छोड़ देता हूं और अपनी कंट्री जर्मनी के लिए उसके अंदर बचपन से एक नेशनलिज्म की भावना थी कि उसे कुछ बड़ा करना है, उसे जर्मनी को एक ऐसे ओहदे पर लेकर जाना है कि पूरे विश्व में जर्मनी का नाम बड़े गर्व से लिया जाए। अब वो जाता है यहाँ पे जर्मनी के एक फेमस शहर में जिसको म्यूनिक कहा गया और वो वहां के राजा से डिमांड करता है कि आप मुझे अपनी सेना में शामिल कर लीजिए और मैं जर्मनी के तरफ से लड़ना चाहता हूं। तो राजा ये बात सुन के बहुत खुश होता है और वो ये बात एक्सेप्ट कर लेता है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो 1914 से 1918 के बीच में चला था, हिटलर उसमें जर्मनी की तरफ से लड़ता है और उसी लड़ाई में उसको बहुत सारे बैटल्स मिलते हैं क्योंकि वो एज अ कॉर्पोरल था वहां पर उस बैटल फील्ड में और उसने फ्रांस के अगेंस्ट युद्ध करा और यूरोप की अदर टेरिटरीज के। बट एनी हाउ जर्मनी की फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बहुत बुरी तरह डिफीट होती है और जैसे ही डिफीट होती है तो जर्मन की डिफीट से ट्रीटी ऑफ वर्साइल जो था, जिसमें जर्मनी को बहुत सारे रिपरकशंस देने पड़े थे, अपनी टेरिटरीज देनी पड़ी थी अलाइड पावर्स को, तो ये ट्रीटी उसे बहुत ज्यादा फ्यूरियस बना देती है, बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है वो कि जर्मनी की इतनी बुरी हार मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो वहीं से हिटलर का एक एग्रेसिव नेशनलिज्म स्टार्ट होता है और उसी टाइम पर हिटलर बहुत सारे आर्टिकल्स लिखना शुरू करता है। पहले वो छोटे छोटे न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स, पैम्पलेट्स में आर्टिकल्स लिखता था, बट जैसे ही उसके आर्टिकल्स को एक लार्ज ऑडियंस मिलने लगती है वो स्पीच देना, पब्लिक स्पीच देना भी शुरू कर देता है। जैसे ही उसकी स्पीच बहुत लोगों के बीच में फैलती है, लोग खुश होते हैं, लोगों को उसके अंदर विश्वास बढ़ता है, ये शायद एक ऐसा इंसान है जो जर्मनी का फ्यूचर बदल सकता है। लोगों को हिटलर, एडोल्फ हिटलर पे पूरा भरोसा आ गया था कि यही जर्मनी की दिशा अब बदलेगा, पलटेगा, जर्मनी को एक सुपर पावर बनने से कोई नहीं रोक सकता अब। तो हिटलर ज्वाइन करता है जर्मन वर्कर्स पार्टी। ये वही पार्टी है जिसे आगे रिनेम कर दिया गया था और नाजी पार्टी से जाना जाता था, नेशनलिस्ट सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, ऑल्सो नोन एज नाजी पार्टी, जो कि हिटलर की अपनी पार्टी थी और उसमें बहुत सारे जो उसके फॉलोअर्स होते थे उसको नाजिस्ट बोलते थे। तो जैसे ही नाजी पार्टी एक मास मूवमेंट पे बदलती है, मास मूवमेंट से मेरा मतलब यह है कि नाजी पार्टी के बहुत सारे फॉलोअर्स बन जाते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ऐसी इंडिया की कौन सी पार्टी है जिसके बहुत ज्यादा मास फॉलोअर्स हैं आज के टाइम पे। बहुत सारी पॉपुलेशन जर्मनी की उसके सपोर्ट में आके खड़ी हो जाती है, ये एक मास मूवमेंट में बदल जाता है। और नाजिज्म का ये आइडिया था कि बच्चे बच्चे में एक नेशनलिस्ट मतलब नेशनलिज्म की भावना होनी चाहिए अपने देश के प्रति लड़ने और मर जाने के लिए। उसने एक बहुत फेमस
कोट भी कोट करा था जब जर्मनी की वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में बहुत खराब तरीके से डिफीट होती है। इफ यू विन यू नीड नॉट हैव टू एक्सप्लेन, इफ यू लूज यू शुड नॉट बी देयर टू एक्सप्लेन। तो इस कोट से हमें यह पता चलता है कि अगर आप जीत गए तो आपकी जीत ही बहुत बड़ा एक आंसर है किसी को बताने के लिए, और उसका आपको जवाब देने की जरूरत नहीं है। बट हिटलर का मानना था अगर आप हार जाते हैं तो मतलब हारने के बाद आपके पास कुछ वजह नहीं बचती जीने के लिए। इसलिए उसने वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद जीने और मरने का ठान लिया था। या तो वो जिएगा जर्मनी को एक बहुत बड़ी सुपर पावर बना के, या फिर वो सरवाइव ही नहीं कर पाएगा। और यही पे बताया गया है कि हिटलर वॉज अ पावरफुल एंड इफेक्टिव रूलर, इफेक्टिव स्पीकर। वो इतना पावरफुल और इफेक्टिव था कि जब भी वो स्पीच देता था लोग इतने ज्यादा उसके पीछे आते थे, मतलब उसको चेस करते थे, इतने ज्यादा उससे प्रेरित थे कि मतलब इतनी ज्यादा जनता जर्मनी की सड़कों पे उतर आती थी एक ही इंसान की आवाज सुनने के लिए, हिटलर हिटलर। He promised the people a strong nation where all would get employment. उसने ये भी वादा करा था कि जब वो जर्मनी को एक सुपर पावर बना देगा तो जर्मनी के जितने भी लोग हैं सबको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। अब जैसे ही हिटलर के पास एक मास मूवमेंट का सपोर्ट होता है, वो सबसे पहला स्टेप लेता है द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी को जर्मनी से कैसे इरेडिकेट कर दिया जाए, कैसे खत्म कर दिया जाए। तो हिटलर सिक्योर्ड करता है हाईएस्ट पोजीशन इन द कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स ऑन 30 जनवरी 1933। उसके पास हाईएस्ट पोजीशन होती है जिससे उसको राइट्स मिल जाते हैं सेट टू डिसमेंटल स्ट्रक्चर्स ऑफ डेमोक्रेटिक रूल। वो यहाँ पे सुप्रीम पावर होल्ड करता है, कंज्यूम करता है, तो वो सारी पावर का यूज करता है डेमोक्रेसी को डिसमेंटल करने के लिए, कि जितने भी राइट्स आज लोगों के पास थे जर्मनी में वो सारे खत्म कर दिए जाते हैं अंडर द 5 डिग्री ऑफ 28 फरवरी। ये एक ऐसा रूल था जिससे सारे सिविल राइट्स को सस्पेंडेड कर दिया गया था, हटा दिया गया था, रद्द कर दिया। कौन से राइट्स को सस्पेंड करा गया था? फॉर एग्जाम्पल फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रेस एंड असेंबली, कि आप अपने मन से आप अपने कोई भी व्यूज, पर्सनल व्यूज नहीं दे सकते हैं। आप प्रेस, इंडिपेंडेंट प्रेस पे बैन लगा दिया गया था कि आप कुछ भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं बोलेंगे, यानी आप हिटलर के अगेंस्ट में कुछ नहीं बोल सकते। और असेंबली, असेंबली मतलब कि आप कहीं भी एक साथ गैदर होकर कोई भी पब्लिक गैदरिंग कंडक्ट नहीं कर सकते। और यह सिर्फ इसलिए हुआ था कि हिटलर को हटाया, उसकी जगह से हटाया ना जा सके और हिटलर पे लोगों का भरोसा बना रहे। जो हिटलर के अगेंस्ट थे उनके लिए बहुत सारी इविल प्रैक्टिसेस स्टार्ट हो गई थी, और कैसे हिटलर एक क्रूर, बहुत क्रूअल नेता बना। माना जाता है, अगर आप उसकी बायोग्राफी में भी पढ़ सकते हैं, कि बचपन से उसके अंदर ही एंग्री और फ्यूरियस नेचर पाया जाता है। और यह भी कहा जाता है जो उसके फादर थे, ये उनको हिटलर को उनसे हेरिडिटरी मिली थी, कि मतलब उसके फादर भी बहुत जगह पे इतने ज्यादा देखने को मिला है कि बहुत ज्यादा गुस्से वाले इंसान रहे हैं, और यही चीज हिटलर में भी आई। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज वर बैंड। और जैसे ही हिटलर के पास पावर आई, उसने नाजी पार्टी के सिवा जितनी भी अदर पॉलिटिकल पार्टीज थी सबको बैन कर दिया, सबको अपने रास्ते से हटा दिया। जैसे ही हिटलर के पास सारी पावर एक्यूमुलेट होती है, कंसंट्रेट होती है, हिटलर एक नतीजे पे पहुंचता है कि वापस जर्मनी को कैसे सुपर पावर बनाया जा सके। और सुपर पावर वो से बनाने के लिए वो स्टार्ट करता है रिकंस्ट्रक्शन। रिकंस्ट्रक्शन में वो बहुत सारे प्लान इंट्रोड्यूस करता है, और वो स्टार्ट करता है कि जर्मनी की आर्थिक स्थिति सबसे पहले सुधारी जाए, मतलब जर्मनी की इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करा जाए, बूस्ट करा जाए। तो वो अपॉइंट इकोनॉमिस्ट हैजमल सेचेट, इनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जर्मनी में वापस कैसे आएगी। इनको ये टास्क दिया गया था कि वापस से स्टेबिलिटी री इंट्रोड्यूस करी जाए जर्मनी में, लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट होगी, ऐसे आइडियाज निकले। अब क्या होता है, हिटलर पुल्ड आउट फ्रॉम लीग ऑफ नेशंस इन 1933। हिटलर लीग ऑफ नेशंस से अपना मत वापस ले लेता है, विड्रॉ कर लेता है, और वो रीऑक्यूपाइड करता है अपनी टेरिटरीज, ग्रीनलैंड इन 1963।
और एक बहुत फेमस स्लोगन से वो इंटीग्रेट करता है ऑस्ट्रिया और जर्मनी को, जो कि उसका बहुत ही ज्यादा फेमस स्लोगन था, which was one people, one empire and one leader। मतलब हम सभी जर्मन जितने हैं हम सभी एक ही हैं, हमारा एक ही एम्पायर है और हमारा एक ही लीडर होना चाहिए जो कि हिटलर हिमसेल्फ। He took Sudetenland from Czechoslovakia। He had unspoken support of England। और माना जाता है कि इंग्लैंड उसे सपोर्ट कर रहा था, इसलिए उसको एक अनस्पोकन सपोर्ट था, थोड़े बहुत फंड्स मिलते रहते थे इंग्लैंड से, जिससे जर्मनी की बहुत ज्यादा मदद हो जाती थी ऐसे वॉर व छोटे छोटे टेरिटरीज को वापस से अपनी टेरिटरीज में इंटीग्रेट करने के लिए। He chose war as a way out of economic crisis। उसने ये मान लिया था हिटलर ने और उसकी पार्टी ने कि अपनी इकोनॉमिक स्थिति को सुधारने के लिए सिर्फ वॉर ही एक तरीका है। तो उसने एक ऐसी पॉलिसी बनाई कि जितनी हमारी टेरिटरीज चली गई हैं उन्हें वापस से रीऑक्यूपाइड करा जाए, जीता जाए और वापस से वो रिसोर्सेज को हमारा कंट्रोल हो जाए, जिससे हम फंड्स हमारे पास इवेंचुअली आने शुरू हो जाए। रिसोर्सेज एक्यूमुलेटेड थ्रू एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरीज, जैसा कि अभी बताया कि रिसोर्सेज का कैसे एक्यूमुलेशन, मतलब रिसोर्सेज कैसे हमें वापस मिलेंगे जब हम अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करना स्टार्ट कर देंगे। अंडर द एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरीज, कौन सी टेरिटरीज को हिटलर एक्सपेंड करना शुरू करता है और जो कि इवेंचुअली टर्न आउट हो जाती है स्टार्टिंग ऑफ बिगिनिंग ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो स्टार्ट होता है इन्वेजन, पोलैंड पे इन्वेड करता है हिटलर जर्मनी की तरफ से सितंबर 1940 से, जिससे वॉर में एंट्री हो जाती है फ्रांस एंड इंग्लैंड की। यहां से इंग्लैंड अपना सपोर्ट जर्मनी से वापस ले लेता है क्योंकि पोलैंड उसकी एक इंपॉर्टेंट टेरिटरी थी। यूएस रेसिस्टेड करता है बट जापान हिटलर को एक सपोर्ट कर रहा था और हिटलर के ही सपोर्ट में जापान यूएस के पर्ल हार्बर में बॉम्बार्डिंग कर देता है और वहीं पे यूएस की भी एंट्री हो जाती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर पे। वैसे ही यूएस बॉम्बार्ड करता है जापान पे, हिरोशिमा एंड नागासाकी, और इसी के साथ जर्मनी की यहाँ पे डिफीट भी हो जाती है, यूएस उसे हरा देता है और बहुत सारी जर्मनी को फिर से बहुत सारे नुकसान उठाने पड़ते हैं। लोगों को बहुत ज्यादा विश्वास था कि हिटलर एक सुपर पावर बना तो देगा जर्मनी को, जो कि वो बहुत हद तक लेके जाता है, बट हिटलर का एक एग्रेसिव बिहेवियर उसे आसमान से जमीन पे वापस लाके फेंक देता है। इसका आगे का पार्ट हम कंटिन्यू करेंगे इसके थर्ड पार्ट में, जो कि हमारी लास्ट वीडियो रहेगी, जिसमें हम हिटलर की और भी वर्ल्ड वाइड व्यूज पढ़ेंगे, उसकी नाजी युद्ध, उसका मदर कल्ट और गेस्टापो, और जो उसने बहुत ज्यादा ज्यूज पे टॉर्चर करा था ज्यूज को, उनका सारा कुछ पार्ट में पढ़ने वाले, कवर करने वाले। तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के साथ देती रहती हूँ। जैसे मैंने हिटलर की आपको इस चैप्टर में थोड़ी सी एड ऑन करके बायोग्राफी भी बताई। अगर आप हिटलर की बायोग्राफी खुद पढ़ने में, जानने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है तो आप उसकी अपनी पर्सनल ऑटोबायोग्राफी जो उसने खुद लिखी है माय कैंप, वो पढ़ सकते हैं। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, क्लासमेट्स के साथ बिल्कुल शेयर करें, जिन्हें भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है हिटलर को जानने का, हिटलर की हिस्ट्री जानने का, तो ये उनके लिए बेस्ट वीडियो रहेगी। एंड आई होप कि आप बहुत ज्यादा अपना ख्याल रख रहे होंगे। सो प्लीज स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। बाय।